Welcome to the class. I am Jyoti Khanna with a new lecture on principles of scientific management. जैसा हमने कल वाले लेक्चर में किया था, हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड किया. आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एज वी ऑल नो, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इनके कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो हमें प्रोवाइड किए. तो इसकी जो टेक्निक्स हैं, आज का जो लेक्चर है वो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की वेरियस टेक्निक्स को इस लेक्चर में कंसिडर करेंगे. तो टेलर ने जो कुछ टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोवाइड की हैं वो मैनेजमेंट के लिए एक बून का काम करती हैं, एक वरदान का काम करती हैं, कि बिसाइड्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो फेयोल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो तो अप्लाई होते ही हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर पानी पॉसिबल है तो ये टेक्निक्स एक मैनेजमेंट को एफिशिएंसी की तरफ इंक्लाइन करती हैं, बेटर सक्सेस के लिए वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं. तो आज हम इनकी टेक्निक्स को कंसिडर करेंगे कि टेलर ने कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोवाइड की हैं. तो फर्स्ट जो इनकी टेक्निक है दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप. जो ये टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये टेक्निक मोस्टली स्पेशलाइजेशन जो हमने अर्लियर कंसेप्ट किया था, तो फंक्शनल फोरमैनशिप स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है. अब ये स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जैसे हम सब जानते हैं कि स्पेशलाइजेशन मीन्स कि व्हेन अ पर्सन डू अ रिपीटेडली वर्क, जैसे जैसे एक पर्सन रिपीटेडली एक वर्क को करता है ही बिकम्स स्पेशलिस्ट इन दैट वर्क. वो पर्सन जो है उस वर्क में स्पेशलिस्ट बन जाता है. जैसे एक पर्सन एक काम को जितनी ज़्यादा बार करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका एग्जाम्पल लें कि अगर एक स्टूडेंट एक चैप्टर को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स लर्न करता है तो नेचुरली उसको वो चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स इजीली लर्न हो जाते हैं. सिमिलरली अगर एक वर्कर या फिर एक मैनेजर एक वर्क को रिपीटेडली करेगा, बार बार करेगा, तो वो पर्सन उस वर्क में एक्सपर्ट जो है वो बन जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है. तो जो ये फर्स्ट टेक्निक है दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन ही है, स्पेशलाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड है. तो टेलर ने जो फंक्शनल फोरमैनशिप है इसके अकॉर्डिंगली वर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. फर्दर प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर से कुछ अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलिस्ट फिर से डिवाइड हुए हैं. सिमिलरली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैटेगराइज किया है. इसमें कैटेगराइज करने का मेजर पर्पस क्या है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का ओवरऑल वर्क है टोटल वर्क को जस्ट प्लान आउट करना, डिसाइड करना कि वर्क कौन सा पर्सन करेगा, कितने टाइम में कैसा उसको वर्क करना है. एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वहाँ पर एक्चुअल वर्क जो है वो स्टार्ट होता है. तो जो एक्चुअल वर्क की जो प्रोसीडिंग है दैट विल बिगिन इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. वो जो वर्क होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टार्ट होगा. तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फॉर्मेनशिप वर्क विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट को फिर से फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. नंबर 1 इज रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क एंड नंबर 4th इज डिसिप्लिन ऑफिसर. ये जो 4 नेम्स हैं, ये 4 नेम्स ही उनके वर्क को स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं, वो डिफरेंट स्पेशलिस्ट कौन सा वर्क करते हैं. नंबर 1 इज रूट क्लर्क. रूट क्लर्क का काम क्या होगा, रूट क्लर्क, रूट जैसे हम जानते हैं कि रूट मीन्स क्या होता है, रास्ता, पाथ. तो रूट क्लर्क का मेजर टास्क होगा वर्क के सीक्वेंस को डिसाइड करना. सीक्वेंस मीन्स कि हु विल डू विच वर्क, कौन सा वर्क किस पर्सन ने करना है, इस वर्क के सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा, रूट क्लर्क डिसाइड करेगा कि कौन से वर्कर को कौन सा काम करना है. दैट विल डिसाइडेड बाय रूट क्लर्क. तो रूट क्लर्क सबसे पहले डिसाइड करेगा कि वर्क करने का सीक्वेंस क्या होगा और कौन सा पर्सन को कौन से सीक्वेंस तक ही काम करना है. सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है इसका जो मेजर टास्क होगा
डिफरेंट वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, उनको एक नॉर्मली एक सीक्वेंस बनाने का काम होगा रूट क्लर्क का, लेकिन उनको टेलिंग वर्क कौन बताएगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डिफरेंट वर्कर्स को ये बताएगा कि आपको डिफरेंट वर्कर्स को इतना वर्क इस सीक्वेंस में करना है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नॉर्मली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एक कार्ड जो है वो देता है कुछ वर्कर्स को, उन कार्ड्स के ऊपर उनके वर्क करने का सीक्वेंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रेस्क्राइब होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे। थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम क्लर्क एज नेम इंडिकेट्स कि टाइम क्लर्क जो है वो ये देखेगा कि वर्क जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड कॉस्ट क्लर्क विल एंश्योर दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट, उसको वर्क को करने में उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी उस पर इनकर होगी। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो टाइम क्लर्क है वो टाइम मेंशन करेगा, टाइम डिसाइड करेगा, एंड जो कॉस्ट क्लर्क होगा वो ये देखेगा कि उस वर्क को अकम्प्लिश करने में, पूरा करने में कितनी कॉस्ट आने के चांसेस हैं। फोर्थ इज डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर का मेजर टास्क होगा, मेजर वर्क होगा कि वर्कर्स के बीच में, वर्कर्स एंड मशीन्स के बीच में एक डिसिप्लिन, एक हार्मनी एस्टेब्लिश करना, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करना, ताकि किसी भी टाइप की एक्सीडेंट्स या किसी भी टाइप का हार्म होने का चांसेस ना हो। तो प्लानिंग ऑफिसर जो वर्क है, सबसे पहले प्लानिंग ऑफिसर एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो फिर से वर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें फिर से 4 स्पेशलिस्ट होंगे। नंबर 1 इज रूट क्लर्क, सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड फोर्थ इज डिसिप्लिन ऑफिसर। इन सब के नेम ही उनके वर्क को डिसाइड करते हैं कि रूट क्लर्क का काम होगा सीक्वेंस डिसाइड करना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ कार्ड्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती है, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली उनको वर्क करना होता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कि किस टाइम में कितनी कॉस्ट में उस वर्क को पूरा करना है, एंड फोर्थ इज डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर का मेजर टास्क होगा वर्क को डिसिप्लिन मैनर में एंड विद हारमोनियस मैनर में उस वर्क को कंप्लीट करना, ताकि एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन पर कोऑपरेशन भी बना रहे और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस में उस वर्क को पूरा किया जा सके। सेकेंड डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेजर टास्क होता है प्रोडक्शन स्टार्ट करना, प्रोडक्शन को कंप्लीट करना। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। फर्स्ट इज गैंग बॉस। गैंग बॉस का वर्क क्या होगा? गैंग बॉस का मेजर वर्क होगा कि उसको ये देखना कि जो ओवरऑल वर्क है क्या वो विद इन कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि विद इन कंट्रोल होने का मतलब है कि जो प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, क्या वर्क उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गैंग बॉस जो है वो वर्कर्स के ऊपर ओवरऑल एक तरह से हेड का काम करेगा कि काम जो है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मेजर टास्क होगा वर्क को, एक्चुअल वर्क को अकम्प्लिश करने में कितना एक्चुअल स्पीड उसके ऊपर यूज की गई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मशीन है, वो मशीन अगर प्रॉपरली रन होती है इस एक ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज एक स्टिचिंग मशीन, स्विंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल स्पीड से उसके ऊपर वर्क किया जाए तो सपोज वो 40 जो कुछ क्लॉथ पीसीज है वो स्टिच कर सकती है। लेकिन अगर एक इनएफिशिएंट वर्कर है तो वो 40 पीसेज स्टिच ना करके सपोज ओनली 20 पीसेज स्टिच कर रहा है, इट मीन्स वो उस रेगुलर स्पीड के साथ, उस स्टैंडर्ड स्पीड के साथ वर्क नहीं कर रहा। तो स्पीड बॉस का काम होता है वर्क की स्पीड को चेक करना कि जो टारगेट सेट किया गया है एक्चुअल वर्क उस स्पीड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का मेजर टास्क होगा वर्क में अगर सपोज मशीन्स में या वर्क में किसी भी टाइप की रिपेयरमेंट की, किसी भी टाइप की कुछ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है
तो उस रिपेयर को, उस डैमेजेस को फुलफिल करना। तो रिपेयर बॉस का मेजर टास्क मशीन से रिलेटेड होगा कि मशीन्स में किसी भी टाइप की अगर कुछ डैमेजेस हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हैं, तो उन डैमेजेस को, उन एक्सीडेंट्स को सही करना और उसकी प्रॉपरली उनकी रिपेयर करवा के उन मशीन्स को वर्किंग कंडीशन में रखना। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो है वो ओवरऑल वर्क को इंस्पेक्ट करने का काम करेगा कि वर्क प्रॉपर कंडीशन में हो रहा है, नहीं हो रहा। इंस्पेक्टर एंड गैंग बॉस, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि इंस्पेक्टर और गैंग बॉस में क्या डिफरेंस होगा। तो नॉर्मली इंस्पेक्टर का वर्क होता है जस्ट वर्क को इंस्पेक्ट करना, लेकिन जो गैंग बॉस है वो ओवरऑल वर्क का एक तरह से हेड जो है ट्रीट किया जाता है। इंस्पेक्टर का जस्ट वर्क होता है वर्क को इंस्पेक्ट करना। अगर वर्क में या फिर किसी भी टाइप की कुछ भी कमियां नजर आ रही हैं तो अपने सुपीरियर को इमीडिएटली उसका नोटिस देना। तो इंस्पेक्टर का टास्क ये नहीं होगा कि वर्क से रिलेटेड उस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का टास्क होगा, जो कंसर्न सुपीरियर होंगे उसका टास्क होगा। तो ऐसे में जो इंस्पेक्टर है वो जस्ट वर्क को इंस्पेक्ट करेगा कि वर्क प्रॉपर कंडीशंस के साथ, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। हमने जो कभी फर्स्ट टेक्निक रीड की दैट वाज फंक्शनल फॉर्मैनशिप एंड सेकंड इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड जैसे हम सब इस वर्ड से यूज टू हैं। स्टैंडर्ड मीन्स कि जो चीज अचीव करनी है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। जिस टर्म को अचीव किया जाता है उसको स्टैंडर्ड कॉल करते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मीनिंग क्या होगा कि वर्क के स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, कि वर्क को किस टाइप से अचीव करना है, क्या उसकी टाइम लिमिट होगी, कितने वर्क में कितने टारगेट को अचीव करना है, दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो ये जो टेलर है उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की टेक्निक इनिशिएट की। इसका मेजर टारगेट यही है कि कोई भी जब टास्क कंप्लीट किया जाता है तो सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट सेट किए जाते हैं कि क्या एक्चुअल वर्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट किया कि एट द लास्ट देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी, बट इन एक्चुअल कंडीशन देयर वाज प्रोडक्शन ऑफ ओनली 10,000 यूनिट्स, बट इन रियलिटी सिर्फ 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई। तो ऐसे में वो जो वहाँ का जो हेड है वो ये पता लगा सकता है कि एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस जो है वो टारगेट से बिलो रहने के रीजंस क्या हुए, कि ये जो नेगेटिव जो डेफिशिएंसी पाई गई, डेविएशन जो पाया गया, इसका मेजर रीजन क्या था कि जो 2000 से टारगेट अचीव नहीं हुआ उसके कारण क्या क्या थे। तो स्टैंडर्डाइजेशन वर्क के अंदर टारगेट अचीव करने के स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसके मेजर बेनिफिट्स क्या होंगे। एक तो इससे अगर प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन वर्क है तो टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलता है, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल होता है, सिमिलरली बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये दो टेक्निक्स थी। नंबर 1 इज फंक्शनल फॉर्मैनशिप एंड सेकेंड इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। थर्ड टेक्निक इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू मेक द वर्क इजी, वर्क को इजी कर देना, दैट टर्म इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। इस टर्म को सिंप्लीफिकेशन कॉल किया जाता है। तो एक प्रॉपर जो एक मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर उसको अपने टारगेट्स को अचीव करना है तो ही विल डेफिनेटली एंश्योर द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। तो वो डेफिनेटली जो है सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करेगी। तो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के अंदर मेजर यही देखा जाता है कि वर्क को डिफिकल्ट टास्क में ना करके कुछ इस वे में सिंप्लीफाई करना ताकि वर्कर्स के लिए भी वो वर्क करना इजी हो जाए। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प मिले। सपोज एक वर्क है उसको सिंप्लीफाई नहीं किया गया, वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताया गया, क्लैरिटी नहीं थी, तो इट मीन्स उस वर्क को अकम्प्लिश करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। यही अगर मैनेजर्स उस वर्क को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इजी टर्म्स में अपने वर्कर्स को समझा देते हैं, प्रोसेसेस को डिफिकल्ट नहीं बताते, कुछ लेंथी प्रोसेसेस को रिमूव कर देते हैं, तो इट मीन्स वो वर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा। वर्कर्स के लिए एज वेल एज मैनेजर्स के लिए उस वर्क टारगेट को अचीव कर पाना पॉसिबल
पॉसिबल होगा। तो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के अंदर वर्क को सिंप्लीफाई करना, इजी टर्म्स में कर देना, ताकि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। सिंप्लीफिकेशन के मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिंप्लीफिकेशन करने से इफेक्टिव यूज ऑफ मशीन्स पॉसिबल है, मशीन्स का प्रॉपर यूज होगा। सिमिलरली इससे लेबर कॉस्ट कम होगी और इससे स्टाफ के अंदर इकोनॉमी बनी रहेगी। इससे किसी भी टाइप की मिस यूज होने के चांसेस नहीं होंगे। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर क्या इंश्योर किया जाता है कि एक वर्क को पूरा करने में विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल, कौन सा ऐसा मेथड है जो सबसे सुटेबल है, इस मेथड स्टडी के अंदर ये डिसाइड किया जाता है। सपोज एक वर्क जो है किन्हीं 4 या 5 मेथड से अकम्प्लिश हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो वर्कर्स के लिए इजी हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो वर्कर्स के लिए डिफिकल्ट टास्क है, जिनको अचीव कर पाना, उस मेथड्स को समझ पाना वर्कर्स के लिए पॉसिबल नहीं है या फिर काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो ऐसे में उस वर्क को पूरा करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी ज़रूर अराइज होगी। तो ऐसे में जो मेथड स्टडी है, मेथड स्टडी के अंदर जो मैनेजर है उसका मेजर टास्क ये होता है कि एक ईजी मेथड, उसका एक मेथड प्रेस्क्राइब करना और अपने सबॉर्डिनेट्स को बताना कि विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल, कौन सा मेथड जो है उस वर्क को करने में मोस्ट सुटेबल है। नेक्स्ट टेक्निक इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन मीन्स जहाँ पे मूवमेंट्स होती हैं उसको मोशन कॉल करते हैं। तो मोशन स्टडी क्या मेजर करता है? मोशन स्टडी ये मेजर करता है कि वर्कर्स जब भी किसी वर्क को करते हैं तो वो उस वर्क को पूरा करने में कितनी मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं, कितनी मूवमेंट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो मूवमेंट्स जो है उनके लिए बेनिफिशियल है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी भी हैं जो उनके लिए लेस रिक्वायर्ड है। तो मोशन स्टडी के अंदर जो लेस रिक्वायर्ड मोशंस हैं, जो लेस रिक्वायर्ड मूवमेंट्स हैं, उनको स्किप कर दिया जाता है, और जो मोशंस, जो मूवमेंट्स उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, जस्ट उतने ही मोशंस को इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैनेजर्स नॉर्मली कैमराज जो हैं वो फिट करते हैं। थ्रू कैमराज वो वर्कर्स के मोशंस पर कंट्रोल करते हैं, उनको चेक करते हैं, जिसके थ्रू जो अननेसेसरी मोशंस, अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, उनको वहाँ से स्किप जो है करने को बोला जाता है। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी के अंदर मेजर यही देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया, क्या एक्चुअल वर्क उस टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज एक मैनेजर ने डिसाइड किया कि एक वर्क है जो कि नॉर्मली 7 आवर्स में हो जाना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी क्या वो 5 आवर्स में हो रहा है या 8 आवर्स में हो रहा है। तो टाइम स्टडी के अंदर नॉर्मली ये देखा जाता है कि एक्चुअल टाइम जो है उस वर्क को पूरा करने में कितना यूज हो रहा है। अगर उसमें कुछ डेविएशंस हैं तो उन डेविएशंस को फिर रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज फटीग स्टडी। फटीग का मतलब क्या होता है? नॉर्मली इसको बोलते हैं, थकावट का एक नेम देते हैं फटीग स्टडी। तो फटीग स्टडी के अंदर नॉर्मली वर्कर को कुछ रेस्ट टाइम दिया जाता है, ताकि अगर वो वर्क करते हुए उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेबिलिटी जो है कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रही है, तो रेस्ट पोजीशन के बाद वो अपने वर्क को फिर से एंथुजियास्टिकली जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फटीग स्टडी में ये देखा जाता है कि वर्कर को अपनी फिर से कैपेबिलिटी गेन करने के लिए कितना रेस्टिंग टाइम देना चाहिए, ताकि वो फिर से उतनी ही एनर्जी के साथ, उतना ही मोटिवेशन लेवल के साथ फिर से वर्क स्टार्ट कर सके। लास्ट इनका नेक्स्ट जो है इनका टेक्निक जो है टेलर ने प्रोवाइड की, दैट इज डिफरेंशियल पीस रेट या डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। डिफरेंशियल वेज रेट नेम से क्लियर है कि जहां पर वेज रेट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, इसको डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम बोलते हैं। तो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम ये टेलर का एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो इन्होंने असाइन की है। तो डिफरेंशियल वेज रेट क्यों प्रोवाइड की जाती है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 वर्कर्स हैं, वर्कर ए जो है वो अपना टारगेट सपोज उसको 10 यूनिट्स बनाने का दिया, उस वर्कर ए ने 10 यूनिट्स का जो टारगेट है विद इन 5 आवर्स कंप्लीट कर दिया। एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर बी भी है, उसको भी 10 यूनिट्स बनाने का वर्क असाइन किया, लेकिन उस पर्सन ने वो 10 यूनिट्स का जो टारगेट था वो टारगेट टाइम से भी ज़्यादा टाइम लेकर उसको, स्टैंडर्ड जो टाइम था उससे भी ज़्यादा टाइम में उसको सॉल्व किया।
तो ऐसे में क्या दोनों एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इक्वल मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। रीज़न, क्योंकि वर्कर ए ने वही टारगेट लेस टाइम में अचीव किया और वर्कर बी ने सेम टारगेट मोर टाइम कंज्यूम करके फिर उसको अचीव किया। तो ऐसे में जो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम है, ये डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम क्या कहता है कि मोर वेजेस और मोर सैलरीज शुड बी पेड टू एफिशिएंट वर्कर, कि एफिशिएंट वर्कर को मोर सैलरीज या मोर वेजेस पे करना चाहिए। सिमिलरली इफ देयर इज इनएफिशिएंट वर्कर, कि अगर कोई इनएफिशिएंट वर्कर है, ही शुड बी पेड लेस सैलरी, उसको कम सैलरी पे करनी चाहिए। रीजन, कि अगर एक एफिशिएंट वर्कर है, अगर वो मोर एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, स्टैंडर्ड टाइम में कर रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स वो अपने टारगेट अचीव कर रहा है, इट मीन्स वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। तो एफिशिएंटली वर्क करने की वजह से उसके जो वेजेस हैं वो भी उसको मोर एफिशिएंटली पे करनी चाहिए। तो एफिशिएंसी के बेस पर अगर कोई वर्कर एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, तो उसका वेज रेट सिस्टम इनएफिशिएंट वर्कर से कंपैरेटिवली हाई होना चाहिए। तो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम यही कहता है कि अगर कोई वर्कर एफिशिएंट या इनएफिशिएंट कैटेगराइज किया जा सकता है, तो देयर शुड बी मोर वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर। तो एफिशिएंट वर्कर को उसके अकॉर्डिंगली मोर वेजेस पे करना चाहिए, चाहे वो टारगेट आउटपुट के अकॉर्डिंग हो, या फिर टारगेट टाइम के अकॉर्डिंग हो, या टारगेट कॉस्ट के अकॉर्डिंग हो। जो भी टारगेट सेट किया जाता है, अगर वो उस टारगेट को अचीव करता है और उस टारगेट को अचीव करने के बाद अगर वो एक्स्ट्रा कुछ वर्क कर रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली वेजेस या सैलरीज जो है ज़रूर पे होनी चाहिए। तो यही डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम इसको हम कॉल करते हैं। लास्ट जो टेक्निक है दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन में क्या होता है? मेंटल रेवोल्यूशन में जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ के मैनेजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके माइंड सेट को चेंज किया जाता है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट चेंज, जहाँ पर कंप्लीट चेंज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और मेंटल रेवोल्यूशन क्या होगा? जहाँ पे माइंड सेट को ही कंप्लीट चेंज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। तो ऐसे में जो मेंटल रेवोल्यूशन है, इसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के माइंड सेट को इस वे में चेंज करना कि ओवरऑल जो वहाँ की वर्किंग कंडीशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए वर्क करें। अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन अपवर्ड मूव कर रही है, तो नेचुरली वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के वर्कर्स का ऑटोमेटिक उसमें बेनिफिट होगा। हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक फैमिली वहाँ पर पीस है, हार्मनी है, तो नेचुरली वहाँ के मेंबर्स जो हैं वो सही रहेंगे। लेकिन अगर एक फैमिली मेंबर्स में डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ की हार्मनी, वहाँ का कोऑपरेशन जो एग्जिस्ट नहीं करता। सेम जो ये सिचुएशन है एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वर्क प्लेस पर अगर सभी एम्प्लॉयज, सभी जो वहाँ के सबऑर्डिनेट्स हैं, या सभी वहाँ के जो भी वर्क फोर्स है, अगर उनका मेंटल चेंज जो है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसके अकॉर्डिंग उनका माइंडसेट लेवल चेंज है, तो नेचुरली वो वर्क के लिए